आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने पाठ्यक्रम के सिलेबस के अंक विभाजन के बारे में पढ़ा था, प्रथम प्रश्न पत्र का। उसमें अपने से मुझसे जो है वो एक छोटी सी गलती हो गई, जिसको आज हम सुधार लेंगे, और वह यह है कि प्रथम प्रश्न पत्र में रघुवंश नहीं है, द्वितीय प्रश्न पत्र में रघुवंश है, और प्रथम प्रश्न पत्र में हितोपदेश है। तो हितोपदेश का प्रश्न का जो पैटर्न है वो वही रहना है कि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 10 अंकों, दो अंकों वाले जो 10 प्रश्न, उसमें यह आ सकता है कि हितोपदेश के रचयिता का नाम क्या है। उसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न जैसे है जिसमें 200 शब्दों में देना, उसमें हितोपदेश का कोई श्लोक आ सकता है या कोई अनुच्छेद आ सकता है गद्य का, उसकी व्याख्या करें। और जो बड़े प्रश्न हैं, जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है, उसमें यह आ सकता है कि चित्रग्रीव कथा के बारे में आप लिखें, या और कौवा और हरिण, और चूहे की जो मैत्री होती है वो उस कथा के बारे में लिखें। कछुए के बारे में है वो, उस कथा के बारे में लिखें। वीणाकर्ण और चूड़ाकर्ण की कथा के बारे में लिखें। तो इस तरह से उसमें भी वही प्रश्न, कोई शैली वही रहनी है। मैं जो आज आप लोग को भेजूँगा PDF, उसमें यह है, मैंने लिख दिया है। और जो कल आपको रघुवंश के बारे में उसमें बताया गया, उसको आप द्वितीय प्रश्न पत्र में ले लीजिए, तो इस तरह से वो सही हो जाएगा। तो अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र पर आते हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 4 हिस्से हैं, जैसे कि एक तो रघुवंश हो गया, फिर भारतीय संस्कृति के तत्व, और तीसरा हो गया जो अपना व्याकरण में संज्ञा प्रकरण है, और अच संधि प्रकरण है, हल संधि प्रकरण है, और विसर्ग संधि प्रकरण है। तो इस तरह से व्याकरण है। तो अच संधि प्रकरण में तो सूत्रों की व्याख्या है, संज्ञा प्रकरण में सूत्रों की व्याख्या है, और विसर्ग संधि में सूत्रों की व्याख्या है, और अच संधि और हल संधि में सिद्धि है, शब्दों की सिद्धि है। तो इस तरह से वो है। व्याकरण हम सबसे अंत में देखेंगे, क्योंकि व्याकरण वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन यदि कोई उपाय नहीं बचेगा तब इस वीडियो के माध्यम से ही करेंगे। लेकिन संभावना यदि है कि कॉलेज खुल जाएगा और आप लोग आना जाना शुरू कर देंगी, तो उस समय ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर जो है व्याकरण पढ़ना अधिक अच्छा रहता है। लेकिन जिसको हम वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जैसे उसमें स्वप्न वासव दत्तम है, रघुवंश है, हितोपदेश है, और क्या कहते हैं अपने आदि कवि वाल्मीकि का जो रामायण है वो पढ़ सकते हैं। तो मनुस्मृति पढ़ सकते हैं। तो इन सब को हम पढ़ लेंगे। बाकी जो कक्षा में पढ़ने योग्य बात होगी, जैसे व्याकरण होगा, जैसे अलंकार होगा, तो उसको हम प्रयास करेंगे कि अंत में पढ़ें, जब आप महाविद्यालय आने लगें। तो इस तरह से हमने इसको रखा है, इसका विभाजन रखा है। तो अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र में वही पद्धति रहनी है। प्रथम जो 10 प्रश्न होंगे वे 2-2 अंकों के होंगे। तो 2-2 अंकों के होंगे, मान लीजिए, तो 2 गुना 10 20 अंकों का तो प्रथम भाग होगा, पहली इकाई जो है। इसमें क्या प्रश्न हो सकता है, जैसे इसमें विषय क्या क्या है। जो तो इसमें पुस्तक है, एक तो रघुवंश है, दूसरी पुस्तक कौन है, तो दूसरी पुस्तक है व्याकरण, और तीसरी पुस्तक है भारतीय संस्कृति के तत्व, और चौथा है अलंकार। तो प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे रघुवंश में प्रश्न हो सकता है, पहला प्रश्न यही हो सकता है कि रघुवंश के रचयिता का नाम क्या है।
तो कल हमने इस पर चर्चा की थी, गलती से प्रथम पत्र में चला गया था, उसको द्वितीय पत्र में मान लीजिए। तो ये रचयिता का नाम जो कालिदास है, रघुवंश का नायक कौन है, दिलीप है। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद इसमें व्याकरण में यह पूछा जा सकता है कि कोई एक शब्द दे दिया गया कि सुधी जमा उपास्य बराबर क्या बनेगा, तो शुद्धि उपास्य बनेगा। वाग जमा हरि बराबर क्या बनेगा, तो वाग घरी बनेगा। तो इस तरह के दो दो अंकों के प्रश्न आ सकते हैं। फिर मान लीजिए इस पर आ जाते हैं भारतीय संस्कृति के तत्व में। तो 4 वर्णों के नाम बताइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 आश्रमों के नाम बताइए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें प्रश्न बन सकते हैं भारतीय संस्कृति के तत्व में। फिर आ जाए अलंकार पर। अलंकार में यह प्रश्न आ सकता है कि जो मान लीजिए छोटा सा एक आ जाए कि चंद्र इव में कौन सा अलंकार है, मुखम चंद्र इव, मुख चंद्रमा के समान, इसमें कौन सा अलंकार है। तो सीधी सी बात है, इसमें उपमा अलंकार है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। ये तो हुआ 2 अंकों वाले 10 प्रश्नों में। अब इसके बाद दूसरा जो भाग होता है, वो दूसरा भाग होता है जिसको लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। द्वितीय भाग लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है, जैसे हितोपदेश है तो हितोपदेश का श्लोक आ जाएगा कि इस श्लोक का अर्थ बताएं। अरे सॉरी, मतलब हितोपदेश तो प्रथम पत्र में है। रघुवंश मान लीजिए, प्रथम रघुवंश का आ जाए, श्लोक दे दिया कि श्लोक जो है इसका अर्थ बताएं, सप्रसंग व्याख्या बताएं। अनुच्छेद आ गया कोई गद्य का, उसके बारे में भी आ सकता है कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करें। उसी तरह से आ जाए कि जो है 3 ऋण के बारे में टिप्पणी लिखें। 3 ऋण जो है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इनके बारे में वर्णन करें। तो इस अलंकार में एक छोटा सा कोई अलंकार आ जाए, श्लेष अलंकार के बारे में लिखे। तो जो छोटा अलंकार है, इसी तरह से यमक के बारे में आ जाए, यमक अलंकार के बारे में लिखें। तो इस तरह से लघुत्तरात्मक प्रश्न के लघुत्तरात्मक उत्तर होंगे, प्रश्न होंगे। तो उसका लघुत्तरात्मक, इसमें पहले में जैसे आपको कल भी बताया था कि प्रथम भाग जो है जिसमें 10 प्रश्न हैं 2-2 अंकों वाले, तो वे 50 शब्दों में लिखने हैं अपने को। और जो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं जो दूसरे भाग में आएंगे, ये 200 शब्दों में लिखने हैं। तो इसमें क्या होंगे, उसी तरह से जैसे कल बताया था प्रथम प्रश्न की तरह, इसमें 7 प्रश्न होंगे जिनमें से 5 अपने को करने हैं। और 5 जो है वो 8-8 अंकों के होंगे। तो 5 8 40, और 20 उधर हो गए, 40 इधर हो गए, 20 40 60 हो गए। तो 60 अंक में ये हो गया। व्याकरण, जैसे व्याकरण में क्या पूछा जा सकता है, तो व्याकरण में जैसे एक छोटा सा हलंत्यम सूत्र की व्याख्या लिखें। तो हलंत्यम सूत्र की व्याख्या लिख दी, या कोई और सूत्र ले लिया, अकह सवर्णे दीर्घ, इसकी व्याख्या लिखें। तो ये इसी की व्याख्या लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न 200 शब्दों वाले इसमें रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे। अब इसके बाद तीसरा जो है वह है तृतीय भाग, वो है विश्लेषणात्मक। तृतीय भाग में विश्लेषणात्मक का क्या अर्थ हुआ, जैसे कल हमने पढ़ा था कि मान लीजिए मनुस्मृति के बारे में दिया कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में लिखें, या अपने उसमें स्वप्न वासव दत्तम के का कथा सारांश लिखें, या नायक का चरित्र चित्रण करें, या नायिका का चरित्र चित्रण करें। इस तरह का जो प्रश्न था, उसी तरह से मान लीजिए कल रघुवंश का बता दिया था, हितोपदेश का होना चाहिए था। अभी आपको बताया कि चित्रग्रीव कथा जो है उसके बारे में लिखें। तो यहाँ इसका हो जाएगा कि रघुवंश में जो राजा दिलीप और
सिंह के बीच संवाद होता है, उसके बारे में लिखा है। तो इस तरह से तीसरी जो इकाई है उसमें बड़े बड़े प्रश्न होंगे और 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 20 अंकों का। तो 20 दूना 40, तो पहले वाले 20 और 40 60 और फिर 40 60, इस तरह से 100 अंकों का प्रश्न होगा ये। तो पद्धति वही रहनी है जो प्रथम प्रश्न पत्र में है, वही द्वितीय प्रश्न पत्र में होगा। तो ऐसी पद्धतियाँ रहती हैं। हम इसी अनुसार अपनी तैयारी करें। आवश्यक ये है कि जब हम पढ़ें तो अच्छी तरह से एक पुस्तक को एक बार दो बार यदि हम पढ़ जाते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। वैसे तो पढ़ने के लिए तो एक बार भी पढ़ लें तो इतने में समय निकल जाता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप पढ़ाई को कितनी गंभीरता से लेती हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको ठीक कर दूं कि जो कल आपको प्रथम प्रश्न बताया गया था, प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें गलती से प्रथम प्रश्न पत्र में रघुवंश बता दिया गया था, जबकि प्रथम प्रश्न पत्र में हितोपदेश है। हितोपदेश जो है वह पंचतंत्र का हिस्सा है। हितोपदेश, पंचतंत्र हितोपदेश। हितोपदेश में गद्य भी है और पद्य भी है। तो कहानी चलती है, कहानी प्रायः गद्य में चलती है, लेकिन वक्तव्य जो है वे प्रायः श्लोकों में है। जो किसी ने कुछ कहा है तो वह प्रायः श्लोक में है। खास करके उपदेशात्मक बात जो है वह तो सब श्लोकों में ही है, और किसी कथा का संकेत भी है यदि वो, तो वह भी श्लोक में ही है। तो श्लोक की भी व्याख्या आ सकती है या गद्य की भी व्याख्या आ सकती है। व्याख्या किसी की भी आ सकती है। अपने को दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। यह तो बात हुई किसकी? हितोपदेश की। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र में, फिर इसको मैं कह रहा हूँ, इसको सुधार कर लीजिएगा। हितोपदेश प्रथम प्रश्न पत्र में कर लीजिएगा और रघुवंश जो है उसको द्वितीय प्रश्न पत्र में कर लीजिएगा। तो रघुवंश जो है उसका कल हमने पढ़ा ही है कि भाई राजा है और राजा का संवाद होता है दिलीप नामक राजा का सिंह से, तो उसका भी प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से हमने जो है वो 100 अंकों के विभाजन के बारे में पढ़ा। एक बार सिलेबस फिर से समझिए आप द्वितीय प्रश्न पत्र का, कि इसमें भारतीय संस्कृति के तत्व हैं, और यह जो भारतीय संस्कृति के तत्व हैं, यह एक पुस्तक है डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा की, वो आप ले सकते हैं। और भी विश्वनाथ शर्मा है या और भी कोई हो तो वो लेखक, उनको ले सकते हैं किताब। भारतीय संस्कृति के तत्व में जो है वह आपको अच्छी तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था, 3 ऋण, पंच महायज्ञ, स्त्री शिक्षा पुराने समय में, उसके बाद शिलालेख आदि के बारे में जो वर्णन है, वह सब यदि हम अच्छी तरह से पढ़ जाते हैं तो चूँकि इसमें एक तरह से आपको भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये इतिहास के रूप में भी काम कर सकता है। इतिहास भी यदि आपका विषय है और उसमें प्राचीन भारत है तो उसमें ये काम आएगा, बहुत काम आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यानपूर्वक आप देखें, पढ़ें, भारतीय संस्कृति के तत्व। इसके बाद व्याकरण है। व्याकरण में संज्ञा प्रकरण है, अच संधि है, स्वर संधि, और हल संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो ये 4 हिस्से हैं इसके, तो ये पढ़ने हैं अपने को। इसके बाद तीसरा जो है वह रघुवंश है, जो कालिदास द्वारा रचित रघुवंश है, तो यह देखना है अपने को। और चौथा जो है वह अलंकार है। 25 अलंकारों के नाम है, और काव्य दीपिका नामक एक ग्रंथ है
जिसके आधार पर हमें अलंकारों के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हम दोनों प्रश्न पत्रों के सिलेबस को समझ जाएंगे। अब सिलेबस के बारे में चूँकि वर्णन हो गया, तो इसलिए अब मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई पुस्तक पढ़ाई जाए पहले। तो मेरा विचार है कि जो भी कोई पुस्तक अपन हाथ में ले उसको पूरी करके फिर ही आगे बढ़ें, क्योंकि फिर वो अधूरा छोड़ देने से फिर वो वहीं जब दोबारा हम शुरू करते हैं पढ़ना तो फिर वो भूल चुके होते हैं। इसलिए एक ही पुस्तक उठाते हैं अभी पहले, और उस पुस्तक का नाम रहेगा, पहले छोटी पुस्तक है तो रघुवंश पढ़ेंगे हम कल से। तो आप लोग सब रघुवंश पुस्तक यदि हो तो लेकर रखिएगा। कल हम रघुवंश पुस्तक प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।